सोचिए, एक बिंदु, सिर्फ एक बिंदु, जो एक तरफ शून्य है तो दूसरी तरफ संपूर्णता का प्रतीक। एक बहुत ही साधारण सा निशान है ना, लेकिन जैसे ही ये कागज पर उतरता है, मानो एक पूरे ब्रह्मांड को जन्म दे देता है। एक कलाकार के लिए यह सिर्फ एक ज्यामितीय आकार नहीं था, नहीं, यह तो सृष्टि का वो असली केंद्र था, ऊर्जा का वो स्रोत था जहां से हर चीज की शुरुआत होती है। आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकलेंगे जो भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश के घने जंगलों से शुरू हुई, पेरिस की मशहूर आर्ट गैलरीज तक पहुंची और फिर कई दशकों बाद वापस अपनी जड़ों की गहरी आध्यात्मिकता में लौट आई। ये कहानी है भारतीय आधुनिक कला के एक महान स्तंभ सैयद हैदर रजा की, और उनकी कला के केंद्र में बसे उस एक सर्वव्यापी और रहस्यमयी बिंदु की। ये जो बिंदु है जिसे रजा साहब ने अपनी जिंदगी के बाद के सालों में अपनी कला का केंद्र बनाया, वो असल में सिर्फ एक आकार नहीं है। भारतीय दर्शन में इसे सृजन का गर्भ माना जाता है, वो शून्य जहां से सब कुछ पैदा होता है और आखिर में जहां सब कुछ वापस समा जाता है। देखिए, यही वो एक विचार था जिसने भारत के सबसे महान मॉडर्न आर्टिस्ट्स में से एक सैयद हैदर रजा के दशकों के काम को एक बिल्कुल नई, एक बहुत ही गहरी दिशा दी। उनकी पूरी कला इसी एक बिंदु के चारों ओर घूमती है और ब्रह्मांड के अनकहे रहस्यों को रंगों की भाषा और आकारों की एक खूबसूरत कविता के जरिए खोजती है। हर बड़ी यात्रा की एक शुरुआत होती है ना? तो रजा साहब की कहानी भी भारत के उस हिस्से में शुरू हुई जहां प्रकृति अपने सबसे असली और शानदार रूप में मौजूद थी। तारीख थी 22 फरवरी 1922। जगह थी मध्य प्रदेश के मंडला जिले का एक छोटा सा गांव कक्कैया। यहीं सैयद हैदर रजा का जन्म हुआ। उनके पिता सैयद मोहम्मद रजी एक डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर थे और बस इसी वजह से रजा साहब का पूरा बचपन प्रकृति की गोद में ही बीता। वो घने जंगल, वो शांत बहती नदियां और वो अनजानी जगहों की पुकार, इन सब चीज़ों ने उनके बाल मन पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिटी ही नहीं। यही कुदरती खूबसूरती, इसका रहस्य और इसका डर उनकी कला का पहला और सबसे पक्का प्रेरणा स्रोत बना। मेरी यादों में घने जंगल, पेड़, हाथी, ऊंट और अनेक अद्भुत पक्षी हैं। मैं प्रकृति का दीवाना था, इस बात से बेखबर कि वास्तव में प्रकृति कितनी खूबसूरत है। लेकिन उस माहौल में मेरे मन में भय भी रहता था। जब हम रहते थे, वहां बहुत मच्छर और तरह तरह के कीड़े थे जो घर में घुस आते थे। एक दिन सुबह 3 बजे घर में एक तेंदुआ घुस आया था। तो प्रकृति के लिए यही गहरा लगाव, हैरानी और डर धीरे धीरे उनकी कला में उतरने लगा। वो सिर्फ 12 साल के थे। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने चित्र बनाना शुरू कर दिया था। उनकी जो औपचारिक कला की पढ़ाई थी वो नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट से शुरू हुई और फिर 1943 में वो मुंबई के जाने माने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट आ गए, जहां उन्होंने अपनी कला को और भी ज़्यादा निखारा। ये वो दौर था जब एक नौजवान कलाकार अपने अंदर की आवाज़ और इस दुनिया में अपनी सही जगह तलाश रहा था। 1940 का जो दशक था वो भारत के लिए और रजा साहब के लिए, दोनों के लिए एक असाधारण उथल पुथल वाला समय था। एक तरफ तो देश आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था और दूसरी तरफ रजा अपनी कला की पहचान ढूंढ रहे थे। ये एक बहुत बड़े, एक क्रांतिकारी बदलाव का दौर था। फिर आया साल 1947। ये साल रजा की जिंदगी में एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही निजी त्रासदी लेकर आया। सोचिए, उसी साल उनकी माँ और पिता दोनों का निधन हो गया और ठीक उसी वक्त देश का बंटवारा हुआ और उनके 4 भाई बहनों में से ज्यादातर पाकिस्तान चले गए। इस निजी दुख और देश की उथल-पुथल के माहौल ने रजा को अंदर तक हिलाकर रख दिया। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर गहरी पीड़ा से ही एक नई सोच का जन्म होता है और इसी राख से एक नई कलात्मक क्रांति की लौ जलने वाली थी। तो इसी उथल पुथल के बीच रजा ने के.एच. आरा और एफ.एन. सूजा जैसे हम ख्याल नौजवान और कुछ हद तक विद्रोही कलाकारों के साथ मिलकर बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की नींव रखी। देखिए, ये सिर्फ एक आर्ट ग्रुप नहीं था, ये एक आंदोलन था। उस जमाने की भारतीय कला पर ब्रिटिश अकेडमिक यथार्थवाद और बंगाल स्कूल की भावुक शैली का बहुत ज्यादा असर था। प्रोग्रेसिव्स ने इन दोनों को ही नकार दिया। उनका मकसद था भारतीय कला को इन पुराने बंधनों से आजाद कराना। इस ग्रुप का जो मूल दर्शन था वो था अंतर्ज्ञान। इसका मतलब था एक ऐसी कला बनाना जो पश्चिम की तकनीकों की सिर्फ नकल न हो, बल्कि जो भारत की अपनी अंदरूनी दृष्टि, अपनी आत्मा की आवाज को सामने लाए।
वे एक ऐसी मॉडर्न आर्ट की भाषा बनाना चाहते थे जो हो तो ग्लोबल, लेकिन जिसकी जड़ें पूरी तरह से भारतीय परंपराओं, यहाँ के दर्शन और जीवन में हों। ये भारतीय कला में आधुनिकता का एक बहुत ही साहसिक ऐलान था। तो इस क्रांतिकारी समूह का असर कितना गहरा और दूर तक जाने वाला था, इसका अंदाजा आप बस इस बात से लगाइए कि कई दशकों बाद साल 2010 में क्रिस्टीज की नीलामी में रजा साहब की 1981 की एक बहुत ही अहम पेंटिंग सौराष्ट्र, जानते हैं कितने में बिकी? रिकॉर्ड 16.42 करोड़ रुपए में। उस जमाने में यह किसी भी भारतीय कलाकार के लिए एक नया कीर्तिमान था। सच में ये एक अविश्वसनीय सफर था। बंबई के उन नौजवान विद्रोही कलाकारों से जो कला की बनी बनाई परंपराओं को चुनौती दे रहे थे, वहां से लेकर एक ऐसे विश्व प्रसिद्ध उस्ताद बनने तक जिनकी कला ने दुनिया भर में नए रिकॉर्ड बनाए। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप ने जो बीज बोया था वो अब एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था, जिसकी शाखाएं पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। साल 1950 में रजा साहब की कला यात्रा में एक अंतर्राष्ट्रीय मोड़ आया। उन्हें फ्रांस सरकार की एक स्कॉलरशिप मिली और वो कला की वैश्विक राजधानी पेरिस के मशहूर एकोल नेशनल सुपीरियर दे बोजार में पढ़ने के लिए चले गए। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही निर्णायक अध्याय साबित हुआ। पेरिस पहुंचकर रजा पश्चिमी आधुनिकतावाद, खासकर युद्ध के बाद के एक्सप्रेशनिज्म से सीधे रूबरू हुए। वो फ्रांस के ग्रामीण इलाकों के स्ट्रक्चर और वहां के चटकीले रंगों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उनके शुरुआती फ्रांसीसी कामों में हम गांव के लैंडस्केप्स देख सकते हैं, जिन्हें उन्होंने एक्सप्रेशनिस्ट यानी भावनाओं को उभारने वाली शैली में बनाया, मोटे मोटे ब्रश स्ट्रोक्स और गाढ़े रंगों का इस्तेमाल करके। उनकी कला में अब एक नई ऊर्जा, एक नई रफ्तार दिखाई देने लगी थी। फ्रांस में उनके इस असाधारण टैलेंट को पहचान मिलने में ज्यादा देर नहीं लगी। 1956 में उन्हें वहां के प्रतिष्ठित प्री द ला क्रिटिक अवार्ड से सम्मानित किया गया, और खास बात यह थी कि ये सम्मान पाने वाले वो पहले गैर फ्रांसीसी कलाकार थे। इस एक अवार्ड ने उन्हें इंटरनेशनल आर्ट वर्ल्ड में एक बड़ा नाम बना दिया और ये भी साबित कर दिया कि भारतीय कलाकार भी ग्लोबल मंच पर अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। मेरा काम मेरा अपना आंतरिक अनुभव है और प्रकृति और रूप के रहस्यों के साथ मेरा जुड़ाव है, जिसे रंग, रेखा, स्थान और प्रकाश में व्यक्त किया गया है। अब देखिए, 1970 के दशक तक बाहर से तो उन्हें काफी सफलता और तारीफ मिल रही थी, लेकिन इसके बावजूद रजा अपने काम से एक तरह की बेचैनी, एक असंतोष महसूस करने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी कला में कुछ बहुत जरूरी चीज की कमी है। एक गहरी प्रामाणिकता की तलाश थी उन्हें। वो अब सिर्फ खूबसूरत फ्रांसीसी लैंडस्केप नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि कुछ और गहरा, कुछ ज्यादा अपना खोजना चाहते थे। पर वो क्या था? उनकी आत्मा आखिर किस चीज के लिए तरस रही थी? और इसी तलाश ने, इसी बेचैनी ने उन्हें वापस अपनी जड़ों की तरफ, भारत की दार्शनिक परंपराओं की ओर मोड़ा। और यहीं उन्हें वो प्रतीक मिला जो एक चित्रकार के तौर पर उनके पुनर्जन्म का, उनकी घर वापसी का प्रतीक बनने वाला था। वो था बिंदु। भारतीय दर्शन में बिंदु को पूरी सृष्टि का केंद्र माना जाता है। ये ऊर्जा, ध्वनि, स्थान और समय सबका स्रोत है। ये वो शून्य है जहां से सब कुछ शुरू होता है और जहां सब कुछ वापस लौट आता है। रजा के लिए ये उनकी दशकों की कलात्मक खोज का एक तरह से अंतिम जवाब था, एक ऐसा केंद्र बिंदु जिसने उनकी कला को एक नई दिशा, नई ऊर्जा और एक बेमिसाल गहराई दी। रजा साहब अक्सर अपने बचपन का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सुनाते थे जो इस बिंदु की कहानी से जुड़ा है। जब वो स्कूल में थे तो उनका मन बड़ा चंचल था, पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। तो उनके प्राइमरी स्कूल के एक टीचर नंदलाल जी झरिया ने ये देखकर ब्लैकबोर्ड पर एक बिंदु बनाया और नन्हे रजा से कहा कि वो बस उस पर अपना ध्यान लगाएं। देखिए, उस एक साधारण सी घटना ने उनके अवचेतन मन पर इतना गहरा असर डाला जो दशकों बाद पेरिस में उनकी कला का केंद्र बनकर सामने आया। तो 1980 के दशक में पहली बार उनकी कला में बिंदु दिखाई दिया, और इसके आते ही उनके जो एक्सप्रेशनिस्ट लैंडस्केप थे वो धीरे धीरे गहरे ज्यामितीय अमूर्त चित्रों में बदल गए। काला बिंदु, जो अक्सर एक रंगीन बैकग्राउंड से घिरा होता था, वो उनके लिए एकाग्रता का, ध्यान का और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक बन गया। असल में बिंदु ने उन्हें अपनी भारतीय जड़ों से फिर से जुड़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया दिया। तो बिंदु की इस ठोस नींव पर रजा ने भारतीय आध्यात्मिकता और दर्शन की और भी गहरी परतों को अपनी कला में पिरोना शुरू किया, और यहीं से उनकी कला यात्रा का एक नया और शायद सबसे अहम दौर शुरू हुआ।
बिंदु के बाद उनके कैनवस पर त्रिभुज जैसे आकार आने लगे। ऊपर की तरफ मुंह वाला त्रिभुज पुरुष तत्व और आकाश का प्रतीक था, जबकि नीचे की तरफ मुंह वाला त्रिभुज प्रकृति और पृथ्वी का। और इन दोनों के मिलने से ही सृष्टि बनती है। इसके बाद उनकी कला में कुंडलिनी जैसी और भी जटिल आध्यात्मिक अवधारणाएं आने लगीं, जो सर्पिल ऊर्जा का प्रतीक हैं। अगर हम उनके शुरुआती कामों को देखें जो प्रकृति से प्रेरित थे और उनकी तुलना बाद के ज्यामिति कामों से करें, तो एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन दिखाई देता है। पहाड़ों की चोटियां या गांव के घरों की ढलान वाली छतें धीरे धीरे उनके बाद के कामों में त्रिभुज के अमूर्त रूप में ढल गईं। कहने का मतलब है कि प्रकृति का बाहरी रूप भले ही बदल गया हो, लेकिन उसकी आत्मा और उसका स्ट्रक्चर उनकी कला में हमेशा मौजूद रहा। साल 2000 के बाद उनकी कला ने एक और आध्यात्मिक छलांग लगाई। उन्होंने भारतीय दर्शन में अपनी गहरी समझ को कुंडलिनी, नाग, अंकुरण और महाभारत जैसे विषयों के जरिए व्यक्त करना शुरू किया। उनकी कला अब सिर्फ आकारों और रंगों का खेल नहीं रही, बल्कि गहरे दार्शनिक विचारों और आध्यात्मिक अनुभवों का एक शक्तिशाली विजुअल माध्यम बन गई थी। 6 दशकों तक, यानी 60 साल तक फ्रांस को अपना घर बनाने के बाद रज़ा साहब की जिंदगी का सफ़र उन्हें वापस अपनी मातृभूमि ले आया। ये उनके जीवन का आखिरी लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय था, जहां उन्होंने अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखा। 2002 में अपनी फ्रांसीसी कलाकार पत्नी जनीन मोंगिलैट की मृत्यु के बाद रज़ा ने 2010 में भारत लौटने का फैसला किया। 60 साल बाद वे नई दिल्ली में आकर बस गए और 23 जुलाई 2016 को 94 साल की उम्र में अपने निधन तक वो पेंटिंग करते रहे। वो आखिरी सांस तक एक कलाकार थे, जिनका जुनून, जिनकी ऊर्जा कभी कम नहीं हुई। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों ने उनकी असाधारण कला को अपने सबसे बड़े सम्मानों से नवाजा। उन्हें भारत की तीनों सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए गए। 1981 में पद्मश्री, 2007 में पद्म भूषण और 2013 में पद्म विभूषण। फिर 2015 में फ्रांस ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा, जो उनकी ग्लोबल आर्टिस्टिक पहचान का एक बड़ा सबूत था। अपनी कला के अलावा रज़ा साहब ने एक और बहुत बड़ी विरासत छोड़ी है, रज़ा फाउंडेशन। इस फाउंडेशन की स्थापना उन्होंने भारतीय युवा कलाकारों को बढ़ावा देने, उन्हें एक मंच देने और कला को आगे बढ़ाने के महान उद्देश्य के साथ की। वो मानते थे कि कला की ये मशाल आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सुरक्षित रहनी चाहिए और हमेशा जलती रहनी चाहिए। तो सैयद हैदर रज़ा की यात्रा एक बिंदु से शुरू होकर अनंत में विलीन हो गई। उनकी कला, जिसे उन्होंने रंगों, रेखाओं, स्थान और प्रकाश के जरिए व्यक्त किया, हमें ये याद दिलाती है कि सबसे सरल चीज़ों में भी ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं, और ये कि सच्ची कला की खोज बाहरी दुनिया की नकल करना नहीं, बल्कि असल में अपनी जड़ों की ओर, अपनी आत्मा की ओर एक आध्यात्मिक यात्रा ही है।